बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अब तक की तहकीकात के मुताबिक कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करेंगे। अब तक की तहकीकात के मुताबिक एक जो चीज़ ठोस तरीके से सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये मालूम था कि उनको अरेस्ट किया जाने वाला है 9 मई को, और इसलिए 8 मई को ही पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरीके से जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा तो क्या क्या करना है, कारकुनान ने किस तरह से उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ऐसे में 8 मई को जब इसकी पूरी प्लानिंग हुई तो 9 मई को जो कि ज़मान पाक में नंबर्स यूज़ हुए एज़ पर द इन्वेस्टिगेशन, एज़ पर द इंक्वायरी, एज़ पर जियो फेंसिंग, यानी कि जिसके ज़रिए जियो फेंसिंग क्या होती है कि जिसके ज़रिए आप फ़ोन रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकाल के जो एक्टिव सिम्स हैं आप उसका डेटा निकालते हैं और उसके ज़रिए पता चलता है कि 8 मई और 9 मई को जो नंबर्स और जो सिम्स एक्टिव थी वो तकरीबन उस एरिया में 154 के करीब थी। ठीक है, अब जियो फेंसिंग के मुताबिक ये साबित होता है कि 200 प्लस जो कॉल्स थी वो जिना हाउस से, जिना हाउस कौन सा है, कोर कमांडर लाहौर का घर जिसको जलाया गया, वहाँ से पीटीआई की मेन लीडरशिप को की गई थी। वो कौन कौन से लीडरशिप थी और उनको कितनी कितनी कॉल की गई थी इसका ब्रेकडाउन भी आ चुका है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा की बात करें तो उनको 31 कॉल्स आई थी। अगर हम बात करें जी हमाद अजहर साहब की, उनको 10 कॉल्स आई थी। अगर हम बात करें महमूदुर रशीद साहब की 75 कॉल्स उनको आई थी। एजाज चौधरी साहब को 50 कॉल्स आई थी। मियां असलम इकबाल साहब को 16 कॉल्स आई थी और मुराद राज साहब को 23 कॉल्स आई थी। ये सारी वो कॉल्स थी जो ऐसे रैंडम कॉल्स नहीं थी कि हाँ जी क्या हाल है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से। नो, ये वो कॉल्स थी जो बार बार लगातार इन नंबर्स को रिसीव हो रही थी, और इसलिए रिसीव हो रही थी क्योंकि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो मरकजी लीडरशिप थे ये वो लोग थे जो कि उन शरपसंद अनासर के साथ, उन वायलेंस क्रिएट करने वाले अनासर के साथ मुसलसल राब्ते में थे, जिन्होंने 9 मई को दंगे फसाद और फौजी तनसीबात पर हमला किया। अब ये वो ग्राउंड है जिसकी बेस के ऊपर ये बताया जा रहा है, ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि जो पीटीआई की लीडरशिप थी, फर्स्ट टीयर ऑफ लीडरशिप, ये यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल, मुराद राज, हमाद अजहर कोई छोटे लीडर नहीं है। लाहौर में, पंजाब में ये पीटीआई का फेस हैं, और ऐसा वैसा फेस, ये ऐसा फेस है जिनको बड़े बड़े ओहदे मिले हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी या जब वफाक में उनकी हुकूमत थी। तो लिहाजा ये जो लोगों का रिएक्शन आया ना, जिसको इमरान खान साहब एक फिल्म चलाते हैं कि जी बड़ा इंपल्सिव रिएक्शन था, ये लोगों का बड़ा नेचुरल रिएक्शन था कि उनका लीडर अरेस्ट हो गया, तो भाई ये नेचुरल रिएक्शन कतन तौर पर नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से किया गया था। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े जा रहे हैं उनको अपनी गलती का एहसास होता है, और इसलिए गलती का एहसास होता है कि जब सर पे डंडा पड़ता है, जब सर पे मुसीबत आती है तो पता चलता है कि ओहो कितनी बड़ी गलती हो गई। और पीटीआई के लोग भी उनको इसीलिए छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनका आने वाला मुस्तकबिल कैसे होगा। तो एक हम छोटा सा मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है हम भी आपके सामने रख देते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है, क्योंकि किंग्स पार्टी का जो एक टैग है वो इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट के अंदर, और किंग्स पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी, शायद इसका नाम किंग्स पार्टी ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है किंग्स पार्टी उन लोगों की पार्टी होगी जिन्होंने पीटीआई छोड़ दिया है, जो पीटीआई से नाराज़ हैं। उनमें कुछ नून लीग के भी लोग होंगे, ऐसे नून लीग के लोग जो कि शायद नून लीग की प्रेजेंट आइडियोलॉजी की के साथ अग्री नहीं करते। उसमें बहुत से जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं शायद वो भी उनको सपोर्ट करेंगे, और पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो भी इस सो कॉल्ड किंग्स पार्टी के अम्ब्रेला के अंडर शामिल हो गए। यानी बेसिकली ये एक मिक्सचर इलेक्टेबल्स की पार्टी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रियासत को भी ऐसी पार्टी चाहिए जिनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ रियासत के साथ हो। इसकी एक बड़ी जो निशानी है वो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और वो लाहौर में, पंजाब में भरपूर तरीके से एक्टिव हैं, उन्होंने अपने डेरे जमा लिए हैं, और तकरीबन कोई 20-25 ऐसे लोग हैं एक्टिव इलेक्टेबल्स जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं, और वो पूरा अपना एक ब्लॉक बना करके या तो इस किंग्स पार्टी की छतर छाया में आ जाएंगे या फिर किंग्स पार्टी को लीड करेंगे। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, और जब ये किंग्स पार्टी पूरे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी उसके बाद इंतखाबात की अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद इंतखाब होंगे।
ये सारा मंजरनामा है सियासी तौर पर जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपके सामने आज के मेहमान रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया जी खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल वजाहत मसूद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। मुझे ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, शौकत बसरा साहब की कमिटमेंट भी है, लेकिन पता नहीं जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। कभी सिग्नल बंद हो जाते हैं, कभी फ़ोन बंद हो जाते हैं, कभी राब्ते बंद हो जाते हैं। तो इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमें PTCL की तरफ से जो उनकी लाइन है वो भी बंद है, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, हमारा भी जो PTCL का जो कनेक्शन है वो काम नहीं कर रहा, अगले बंदों का भी, शौकत बसरा साहब के भी काम नहीं कर रहा। अगर राब्ता हो गया इस शो के बीच में उनसे रूबरू करा देंगे, नहीं तो हम इन दोनों हजरात के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। आफ्टर लॉन्ग आई एम हैविंग यू इन दिस डिस्कशन सर। मैं देख रही थी उस्मान तरकई साहब हैं, उनको जब उन्होंने PTI को छोड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको अपने अंदर समेट लिया। आप लोगों ने खुले दिल के साथ, खुली बाहों के साथ उनका इस्तकबाल किया। क्या सारे PTI के लोगों को आप ही ने अपने अंदर जम करना है, पीपल्स पार्टी ने ही रखना है, या कुछ आप लोगों ने इलेक्टेबल्स लोग जो है वो किंग्स पार्टी के लिए भी छोड़ना है? क्योंकि आखिर नून लीग को भी तो आपने वॉक ओवर नहीं देना ना पंजाब के अंदर, ऐसा ही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने शो पे मधु किया। PTI को लोग छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं PTI को, और मैं पर्सनली समझता हूं कि इसकी दो वजूहात। पहली वजह तो यह है कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी ऐसी जमात के साथ नहीं चल सकता जिसका एंटी स्टेट एजेंडा हो, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करे। तो एक तो ये वजह समझ में आती है कि लोग उनको छोड़ें, वो नहीं रहा। लोग समझते हैं कि ऐसी जमात के साथ चलना मुमकिन नहीं है, उनके लिए एजेंडा ही ऐसा है, पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको, उसमें आपको याद होगा जब PTI में लोगों को शामिल कराया जा रहा था, तो PTI में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो नजरियाती तौर पर PTI के नहीं थे, ओरिजिनली PTI के नहीं थे। ये तो उधार मांगे हुए लोग थे, मांगे तांगे के लोग थे, मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोग थे जिनकी वफादारियां तब्दील कराई गई। तो आज PTI के साथ वही हो रहा है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो अमल इन्होंने किया था आज उनके खिलाफ वही अमल हो रहा है। जहां तक बात रही तरकाई साहब की पीपल्स पार्टी में आने की, आपने बात की, तो एक बात याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमहूरी पार्टी है जो कभी किंग्स पार्टी भी नहीं रही, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं रही, एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही रही। पूरी उम्र एक लंबी जदोजहद है पीपल्स पार्टी की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तरक्की साहब आते हैं तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। लोगों ने सियासत करनी है, PTI को छोड़ने के बावजूद लोगों ने, अगर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन्होंने सियासत करनी है, तो वो किसी न किसी जगह जाएंगे। और जहां तक आपने किंग्स पार्टी की बात की बिनिश, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तजर्बे माजी में भी हुए। आपको काफ का दौर भी याद होगा जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और उस जमाने में भी किंग्स पार्टी बनाई गई। लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि किंग्स पार्टी की उम्र ज्यादा नहीं होती। ये 3, 4, 5 साल का सेटअप तो हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पे किसी नजरिए पे कायम नहीं होती, अवाम की ताकत पे कायम नहीं होती। ये एक अरेंजमेंट की पॉलिटिक्स होती है जो टेम्परेरी तो हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती। रियासत को भी 3-4 साल का ही टाइम चाहिए होता है अगला एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर। हर 4-5 साल के बाद यही नया एक्सपेरिमेंट आता है। चले वजाहत मसूद साहब को सुन लेते हैं, मे बी ही हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ व्हाट वी बोथ आर डिस्कसिंग। वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत से लोगों को इंतजार था कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे और वो आके ऐसा अपना खड़ाक दिखाएंगे कि छड़ देता मैं PTI नू, वो तो नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी अभी तो वो PTI के साथ ही हैं। लेकिन जो मंजरनामा लग रहा है वजाहत साहब, जहांगीर खान तरीन साहब इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ बैक इन पाकिस्तान, वेरी मच इन पंजाब, मीटिंग पीपल, एक ब्लॉक बना रहे हैं। क्या माइनस इमरान खान साहब, जो PTI का जो भी बचा कुचा रह जाएगा इलेक्टेबल, वो आपको जहांगीर तरीन साहब के अम्ब्रेला के अंडर आगे पाकिस्तान में, पंजाब में सियासत करता हुआ नज़र आ रहा है सर? और क्या कामयाब सियासत कर पाएगा? 2-3 बातें जमा हो गई। बहुत शुक्रिया आपका बिन सलीम। शाह महमूद कुरैशी तो जहांगीर तरीन के साथ नहीं जाएंगे, वो उनकी इलाकाई और जो हल्कों की सियासत है उसका तकाजा है, उनका पहले भी खिलाफ रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे, आई हैव सीरियस डाउट्स। उनकी 250 बरस की तारीख है इक़्तिदार के साथ रहने की, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं रहेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब।
जो एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, वो मैं बहुत एहतराम के साथ मोहतरम खुर्रम भाई से इख्तलाफ कर रहा हूं कि एक नई किंग्स पार्टी बनेगी। अरे भाई, ये किंग्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले 1926 में जो यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी वो किंग्स पार्टी ही थी। जो रिपब्लिकन पार्टी 55 में बनी थी वो किंग्स पार्टी ही थी। जो कन्वेंशन लीग थी वो किंग्स पार्टी ही थी। जो आईजीआई बनी थी, सॉरी, पीएनए बनी थी, वो किंग्स पार्टी ही थी। आईजीआई काफ पेट्रियाट, जो कि एक शाम के जनरल शाम के जमीर की आवाज थी, और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ, जो कि 16 बरस से जो है वो छांव में रखी हुई थी। 30 अक्टूबर 2011 को उसमें जो हवा भरी गई थी वो भी किंग्स पार्टी ही बनाई गई थी। मैं डाउट करता हूं कि बहुत से लोग जो है वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ इनमें से आएंगे। उसकी वजह ये है कि मैं ये एम्बेरसमेंट के साथ कह रहा हूं, ये कोई फख्र की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की सियासत में गैर जमहूरी और गैर सियासी कुफ्तों के मुआशी और इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो वो फ्री हैंड नहीं दे सकते सियासी जमातों को कि वो आवाम की तायद के साथ हुकूमत में आए और ऐसे फैसले करें। और किंग्स पार्टी यहाँ मौजूद रहेगी। क्रोकोडाइल्स आर हियर टू स्विम। और ये जो खिचड़ी पकाई जाती है जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में, ऐसे लोग रख देना। ये इमरान खान साहब को खड़ा किया गया था ना, इस प्रोजेक्ट इमरान क्या था? ये मिसाक जमहूरियत और 18वीं आईनी तरमीम की सजा दी गई जमहूरी गुफ्तों को, और जब उन्होंने आपस में मुफाहमत की तो उसे मुकमका का नाम दिया गया। मुकमका ये था जो हमने पिछले 12 साल में देखा, और उसके बाद कौम का जो हशर हुआ है। मुकमका ये था। आज पहुंची है ना कुछ गुफ्तों को 9 मई की। हम इस अजाब से जो है, ये हमारा मुल्क जो है वो इस अजाब से जो है वो 12 बरस से गुजर रहा है। इस मुल्क का सियासी सकाफत तबाह की गई है, इसका तमद्दुन तबाह किया गया है, इसकी मईशत तबाह की गई है, इसके आइन में गिरह लगाए गए। ये नैब का इदारा जो है, अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है? ये साहब जो है जो जो आप पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इनका ज़मीर जो है वो सो रहा था? जो इनको अलार्म बजा है कि जो अचानक जाग गए हैं? ये लोग जहां से आए थे, ये उस हांका करके लाए गए थे, और ये अब सर झुकाए जो है उसी गली से वापस जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूं कि हमारे सियासी मंजर का जो गदलापन है वो इस तरह के हरबों से दूर होने का नहीं है, उल्टा कुछ लोगों को मजलूम बनाया जा रहा है। जी बजाज मसूद साहब, बाबर अवान साहब भी ये कह रहे थे कि जो लोग डेपुटेशन पर आते हैं वो वापस चले जाते हैं। डेपुटेशन में ख्याल से बाबर अवान साहब खुद बताए ना, 1977 से उनके भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयां बांटने से लेके अजमेर में इंडिया में सदर आसिफ जरदारी साहब के पीछे पीछे फिरने तक, और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वो जो पंजाबी के दौड़े पड़ा करते थे, बाबर अवान साहब बताए ना कि वो किसके साथ नहीं रहे। बाबर अवान साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो लोग सर डेपुटेशन पर आते हैं उनको वापस तो जाना ही होता है ना, फिर तो पीटीआई के साथ हमदर्दी बनती है, क्योंकि डेपुटेशन का मतलब ही यही है, जो आते हैं वो जाएंगे। चले, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इससे पहले कि मैं शो में आगे बढ़ूं, एक और ऑडियो लीक हुई है, और ये वो ऑडियो लीक है जो कि काफ़ी ज़्यादा सनसनी भी फैला रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश भी कर रही है। ये ऑडियो लीक्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ऐसी ख़वातीन वर्कर्स की हैं जो कि GHQ पर हमला करने के हवाले से क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, क्या उनकी कोऑर्डिनेशन चल रही है, आप पहले खुद सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ है कमरे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शानजे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं
GHQ की तरफ मैम कंवल ने कहा है कि आना है। वजाहत साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी इस ऑडियो के हवाले से। ये जिस तरह से ऑडियो लीक आई है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या इसका कोई और पर्सपेक्टिव भी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये कहा जा रहा है कि जी GHQ की तरफ जाना है, तो जाहिर सी बात है कोई आरती उतारने, फूल बरसाने तो जाना नहीं है। जाहिर सी बात है धावा बोलने के लिए ही जाना है। और ये जो ख़वातीन हैं, मैं आपको भी और आपके तवज्जुद से तमाम तर देखने वालों को भी बता दूं कि इनमें से एक खातून फ़रा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA रह चुकी है, और जाहिर सी बात है अभी पंजाब की असेंबली नहीं है, वो MPA रह चुकी हैं। तो अभी क्योंकि पंजाब की असेंबली नहीं है तो लिहाजा वो इस टाइम पर MPA नहीं है। और इसमें जो जिक्र हो रहा है मुबैना तौर पर, गायबाना तौर पर, वो कंवल शोज़िब साहिबा का हो रहा है। और कंवल शोज़िब साहिबा एक बड़ी एक्टिव PTI की MNA है। उनकी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन उनके हवाले से ये रेफ़र किया जा रहा है कि हाँ जी, वो कंवल शोज़िब ने बोला था कि भाई GHQ जाना है तो GHQ पहुंचना है। अब कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि सिग्नल्स गालिबन इस टाइम तक जब ये बात कर रही थी तो सिग्नल्स ऑफ हो चुके थे, किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जो प्लान किया गया था GHQ जाने का, वहाँ जाने की तरफ जो है उस प्लान को पाया तकमील पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सवामिया साहिबा भी हैं और एक और ख़ातून भी हैं जिनकी जो ऑडियो है ये लीक हुई है। अब सर, जिम्मेदारी तो ये PTI और इन तमाम लोगों की ही बनती है, बिल्कुल वैसे जैसे चंद दिनों पहले मौलाना साहब ने अनाउंस किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अमन व अमान वाला धरना था, एक एहतजाज था, एक सिंबॉलिक एहतजाज था। लेकिन अगर उस दिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर या अंदर हो जाता तो हम सब जिम्मेदारी मौलाना साहब और उस नून लीग के चैप्टर पर डालते जो उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचा था। तो सर, एम आई राइट? क्या ये GHQ साइट सीइंग करने के लिए जा रहे थे कि धावा बोल नहीं जा रहे थे? आपकी बात 100% दुरुस्त है। अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी मौलाना साहब पे आती, लेकिन मौलाना एक सियासी रहनुमा है। 1980 से वो इस मुल्क में आला सतह पे सियासत कर रहे हैं अपने वालिद के वफात के बाद से। उनके कारकुनों से इसकी तवक्को ही नहीं की जाती। वो जमीयत उलमाए हिंद के की रवायत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। डिसिप्लिन और अपनी क़यादत को मानना और सियासत को सियासत के साथ लेके चलना, ये सही जमहूरी लोगों का काम होता है। मुझे मौलाना की सियासत से, चूंकि वो मजहबी सियासत करते हैं, हाँ। तो जाहिर है बहुत बुनियादी इख्तिलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी जो जमहूरी जद्दोजहद है या जो उनका सियासी फरासत है उससे इनकार करूं। मौलाना और उनके कारकुनों से इसकी तवक्को ही नहीं थी। जबकि यहाँ ये बच्चियां जिनकी अभी आपने ऑडियो सुनवाई है, ये दूसरे तीसरे दर्जे की कारकुन हैं। इनमें से कुछ पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा अहम बात ये होगी कि इमरान खान साहब और खुद इमरान खान साहब जिन लोगों से हदायत लेते हैं या जिनसे मशावरत करते हैं, उस हकीकी टोले तक पहुंचा जाए। ये लोग तो काबू में इनको करना बहुत आसान है। ये इनके आ गए, अब इससे इनकार करना बहुत मुश्किल होगा, फ्रॉन्जिक हो जाएगा और गालिबन ये खुद भी इनकार नहीं करेंगे। बट आई बिलीव द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद जेंटलमैन इमरान खान। इमरान खान और वजाद मसूद साहब को भी ये लग रहा है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की है। खुर्रम साहब, आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ऑफ कोर्स वो आपकी हुकूमत और हमारी हुकूमत, मतलब हमारे जो हैं वो वजीर दिफा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायज़ा लिया जा रहा है। हैवन सेड दैट, अगर खुर्रा और रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब तक पहुंच रही है और इमरान खान साहब की ही है, जिस तरह से ग्राउंड पूरे तौर पर पिछले चंद दिनों में बनकर के सामने आ गई है कि इट वाज ऑल प्लान्ड, इट वाज डन विद शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड पूरी फुल प्लानिंग के साथ, तो सर सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग भी जाती है तो क्या इमरान खान साहब सियासत करना बंद कर देंगे? अब वो नवाज शरीफ तो है नहीं कि बाहर चले जाएं, रहना तो उन्होंने मुल्क में है, वो कह रहे हैं मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो ऑफ कोर्स बिलावल की तरह मैच्योरिटी भी नहीं रखते हैं कि वो चुप करके बैठे रहेंगे, वो रोज बात करेंगे। क्या उनकी सियासत खत्म हो जाएगी उन पर पाबंदी लगने से? देखिए मिनेश, इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया कि 9 मई के जो वाकयात हैं ये प्री प्लान थे, ये सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ और इसके पीछे इमरान खान है और उनकी जमात के चंद बड़े लीडर्स हैं। और ये चीज़ इसलिए भी साबित होती है कि जो ऑडियो वीडियो सामने आई, जियो फेंसिंग के बाद जो नंबर्स मोबाइल ट्रैक हुए, वो तो इस बात की गवाही देते हैं कि ये प्लान था कि अगर इमरान खान पे हाथ रखेंगे तो किसने कहाँ जाना है।
और अभी जो आपने चंद लम्हे पहले एक ऑडियो दिखाई वो खुद इस चीज का सबूत है। तो अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये इमरान खान साहब की इमा पर हुआ, उन्हीं की प्लानिंग थी सारी। देखें, बहसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं कि किसी सियासी रहनुमा या जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और सियासी मुकाबले सियासी मैदान में होने चाहिए और ये फैसला आवाम को करना चाहिए। ये तो मेरी अपनी जाती राय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या पीटीआई ने जो उस दिन किया वो कोई सियासी जमात कर सकती है? क्या पीटीआई के वर्कर्स और लीडर्स ने जो लाइन ली, क्या वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सियासी जमात ले सकती है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये पिंडी में जीएचक्यू जाते हैं, ये पूरा पिंडी सदर क्रॉस करते हैं, किसी और जगह पे कोई मुजाहरा नहीं होता, ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां इन्होंने प्लान किया हुआ था। पेशावर में इसी तरह होता है, मियाँ वाली में इसी तरह होता है, मर्दान में इसी तरह होता है। मियाँ वाली में आप एम आलम शहीद के जहाज को आग लगाते हैं, आप कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर के मुजस्मे को तोड़ देते हैं, आप लाहौर सारा क्रॉस करते हैं और आप एग्जैक्ट कोर कमांडर हाउस पे ही मॉब जमा होता है जाके। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि इस मुल्क में अनार्की क्रिएट की जाए। और इस स्टेप के बाद क्या आप ये समझती हैं कि ऐसे लोगों को इस मुल्क में सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए? ये फैसला तो अब आप लोगों ने भी करना है। मैं पहले कह चुका कि मैं लेकिन सर एक और चीज है सर, जो भी है बहुत गलत हुआ। 9 मई को जो भी वाकया हुआ, जहां जहां फौजी तंसीबात पर अटैक किया गया, वो गलत था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको हर जी शौर शख्स कंडेम ही करेगा। लेकिन सर ये एक दिन में या एक रात में तो नहीं हुआ ना। यही पीटीआई थी जब इन्होंने एहतजाज किया, चाहे वो 126 दिन का एहतजाज हो, जब उस एहतजाज को ख़त्म करना हो, जिस तरह पार्लियामेंट पीटीवी के ऊपर हमला किया गया, जिस तरीके से इन लोगों ने उसके बाद जब इनकी हुकूमत चली गई तब इन्होंने जो है धरना करने की कोशिश की, इस्लामाबाद के अंदर आने की कोशिश की, नहीं जा पाए, तब भी उन्होंने एनार्की क्रिएट करने की कोशिश की, दरख्तों को आग लगा दी। ये एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है सर। इस पूरे अरसे के अंदर आपकी भी हुकूमत को 1 साल हो गए हैं, आपकी हुकूमत ने भी इनके खिलाफ किसी किस्म का उस टाइम पे क्रैकडाउन नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अगर फौजी तंसीबात पर अगर अटैक नहीं होगा, अगर फौजी तंसीबात पर हमला नहीं होगा, तब तक इस तरह के शरपसंद अनासर की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होगी। सर बिनिश, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल आपने ठीक बात की। और ये एक दिन का किस्सा नहीं है, ये एक हफ्ते का किस्सा नहीं है, ये 1 महीने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जिस दिन से खान साहब की हुकूमत गई, और वो हुकूमत एक आईनी तरीके से गई, इनके पास हाउस की मेजॉरिटी नहीं रही है, घर चले गए। 1.5 साल से सोशल मीडिया पे, दीगर मीडिया पे बड़ा एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और ये उसका आउटकम है, ये उसका क्लाइमैक्स है जो 9 मई को हुआ। आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एज अ सियासी वर्कर ये समझता हूं कि सियासी मुखालफ का जो मुकाबला है वो सियासी मैदान में किया जाए, वहां फैसला हो। लेकिन मैं साथ ये कहता हूं कि क्या इस माइंडसेट के लोग, इस माइंडसेट के लीडर्स जो किसी जमात के हो, उनके फॉलोअर्स इस माइंडसेट के हो, तो क्या पाकिस्तान ऐसे माइंडसेट के लोगों का सियासत में रहना अफोर्ड करता है, हाँ या नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बात और बिनिश, वो मुझे वजाद साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं इस अंदाजे पे बात करूंगा। ये कोई रेफरेंस दे रहे थे किंग्स पार्टी के हवाले से, माजी में चले गए, तो मैं सिर्फ उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि क्या आईजीआई नहीं बनाई गई पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए? क्या मुशर्रफ की जमात क्यों नहीं बनाई गई? और अभी 18 में क्या पीटीआई किंग्स पार्टी नहीं थी? किस तरह लोग उसमें गए? तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा था कि लोग तो धांधली करके आते रहे, हम धांधली के बावजूद आते रहे, हमारा रोका गया, हम उसके बावजूद आते रहे, लोग धांधली करके आते रहे। मेरा ये पॉइंट। बिल्कुल खुरम भाई, मैंने हर एक का जिक्र किया, मुझे आवाज जी जिक्र हुआ बिल्कुल जिक्र हुआ। वजाद साहब आपकी बातें भी ऑन रिकॉर्ड है। खुरम साहब आपको शायद आवाज़ नहीं है, आज वैसे ही तुक्के पे शो हो रहा है, ज़रा मैनेज कीजिएगा बिकॉज पता नहीं। हाँ जी खुरम साहब, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत और कुछ कर ही नहीं रही है, बस ये फ़ोन बंद, फ़ोन खोलो, सिम बंद, सिम खोलो, बस यही काम ही चल रहा है। सर आप भी ज़रा कुछ अपनी हुकूमत पर नजर षानी करें। मुझे पीटीआई ने ज्वाइन किया, मुझे अलाउ करें, आप ही के कॉलीग हैं शौकत बसरा साहब, उनसे बात कर लेते। फ़ोन बंद करके भी सर कुछ कर नहीं सके हो, तो ना तुसी कुछ कर सकना जे। अच्छा शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, ऑडियो लीक्स हो या जियो फेंसिंग हो, ये बात अब कंफर्म हो गई है कि भाई कहीं ना कहीं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान साहब की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और बल्कि कहीं ना कहीं क्या है, ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट है। 154 मोबाइल फोन्स जो 8 मई को जमान पाक में एक्टिव थे, ताज़ा तरीन जियो फेंसिंग इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो तमाम तर जो फ़ोन हैं वो 9 मई को कोर कमांडर लाहौर के घर जिसको जलाया गया वहाँ पर भी एक्टिव थे। सर क्या कहेंगे इस पर आप? दिनेश, पहली बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारी पार्टी का मौक़िफ़ आ चुका। मैं भी 3-4 बार में कह चुका हूँ कि जो भी कानूनी मामलात हैं वो बिल्कुल होने चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उस पर किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी वो अमलाक जो हमारी ख़ास तौर पे फ़ौज की अमलाक हैं, जो हमारी फ़ौजी तनसीबात हैं, उनके ऊपर जो कुछ हुआ आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए और उसके अंदर कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए बिल्कुल प्रोसीड कीजिए। और दूसरी बात बिनेश, ये तो वो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चले ये हकायक सामने आ जाएंगे कि आप बता रही हैं कि ये बात सामने आई है। लेट्स सी, हर चीज आजकल तो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है क्योंकि इतना एडवांस है। सर मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, बसर साहब आप ही के साथ हूँ। आप असल में पीछे वाली बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे प्रेजेंट की और अगली बात कर रही हूँ। आपने कंडेम कर लिया, मुझे नहीं पता आपकी कंडेमिनेशन कितनी मानी रखती है, आपका अपना स्टेटस क्या है। सर लोग छोड़ छोड़ के पीटीआई को जा रहे हैं क्योंकि ये साबित हो गया है कि सब कुछ इमरान खान साहब ने जमान पाक से ऑपरेट हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ, मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अब आप मुझे बताएं, आपने इमरान खान साहब का साथ देना है कि आपने खुर्रम परवेज अशरफ साहब का साथ देना है कि आपने किंग्स पार्टी में जाना है? आपका फ्यूचर क्या है सर? जी, किंग्स पार्टियां बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। माजी में बिल्कुल, अभी मैं एक दोस्त की बात सुन रहा था, नून लीग से काफ निकली, काफ से नीम निकली, नीम से चे निकली, या पेट्रियाट भी निकली, बहुत कुछ हुआ है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि ये दिन आते रहते हैं, मुश्किल दिन है, गुजर जाएंगे, चैलेंजिंग डेज हैं। मेरी बात जरा आप सुन लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अभी डिसीजन भी सुना दिया, आपने कह दिया सब कुछ स्टैब्लिश हो गया। स्टैब्लिश कोर्ट्स ने करना है। कोर्ट के सामने जब आप एविडेंस रखेंगे, कोर्ट जो फैसला करेंगी दिनेश, उसके बाद हकायक सामने आएंगे। अभी तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का अमल है ना। इन्वेस्टिगेशन के मामले में हुकूमत इन्वेस्टिगेशन किसके पास रखती है? कोर्ट के पास रखती है। लेट्स सी, अभी जजमेंट ना दें आप। दूसरी बात दिनेश, अब जहां तक बात आपकी रह गई, ये तो वो लोग हैं जो आप कह रहे हैं जियो फेंसिंग में आ रहे हैं, वो इनके सबूत आ गए हैं या फुटेज है। अभी जो 7 या 8 हजार लोग पंजाब के अंदर इस वक्त दहशत गर्द के अंदर बंद है, इस वक्त शौकत बसाद दहशत गर्द है जो आपके साथ बात कर रहा है। मुझे बताइए कि जिन लोगों ने नारा ये लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान को रहा करो, वो भी दहशत गर्द है। कम से कम ये काम करें। मैं हुकूमत को ये कहता हूँ, इस हद तक ना जाएं। आपने माजी में देखा, एक बदतरीन आमर था ज़ियाउल हक, उसने तोड़े भी मारे, फांसियां भी दे दी, क्या कुछ नहीं किया। फिर मैं मुशर्रफ पे आ जाता हूँ, मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग पे कितने जुल्म किए। क्या पार्टियां खत्म हो गई? हाँ, वक्ती तौर पे प्रेशर आता है, लोग अंडर कवर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज। आप मजम्मत की बात कर रही हैं, हर कोई कर रहा है कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने किया है, हर कोई मजम्मत कर रहा है, लेकिन इमरान खान नहीं कर रहा। बल्कि अगर मैं फयाजुल हसन चौहान साहब की बात करूं ना, तो फयाजुल हसन चौहान साहब तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे पखिए उखाड़ के गए और वो बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने स्ट्रिक्टली जूम मीटिंग में कहा था कि कोई कंडेमिनेशन नहीं होगी, कोई हाथ हौला नहीं रखना, बल्कि इनको बता देना है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को मुकम्मल करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और MNA जो हुसैन इलाही साहब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। जो ये वजाहत हुसैन साहब के बेटे हैं, और काफ लीग के अंदर ये इसी तरह डिसाइड हुआ था कि बारी बारी करके जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पल्ला झाड़ेंगे। पहले वजाहत हुसैन साहब ने झाड़ा, अब उनके बेटे हुसैन इलाही साहब ने झाड़ा, और अब अकेले तनहा जो हैं परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे मुन्नस इलाही साहब जो हैं वो PTI में इमरान खान साहब के साथ रह गए हैं। और मुन्नस इलाही साहब तो इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं है, तो उनके स्टेटस के बारे में आइंदा दिनों के हवाले से भी ये श्योरिटी नहीं दी जा सकती। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का कुछ पता नहीं है कि वो कभी भी आके कोई भी एक बड़ा खड़ा कर सकते हैं। शौकत बसरा साहब, इमरान खान साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। जबरी शादियाँ उनको बड़ी याद रहती हैं। जबरी शादियों का तो सुना था, PTI के लिए जबरी तलाक मुतारिफ करा दी गई। सर, जब जबरी शादियां हो रही थी, यानी जब ज़बरदस्ती आपकी पार्टी में लोगों को
को शामिल कराया जा रहा था, तब तो इमरान खान साहब ने जबरी शादी के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि तब आप बेनिफिशियरी थे। तो अगर सर जबरी शादी होती है तो उसका नतीजा तो तलाक ही होता है ना, अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? अभी आपने इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने चौहान साहब को कोट किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होती है, एविडेंस होती है कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट जब प्रूव कर देगी, जज साहब फाइनल जजमेंट दे देंगे, तो फिर आप मेरे साथ दोबारा जब प्रोग्राम करेंगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। सुनी सुनाई बात और कही कलाई बात, उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही अपना कि आप उस वक्त, मैं फिर कहता हूँ अगर कल गलत था तो आज भी गलत है। माजी में भी ये हुआ, बहुत सारे लोगों पे मैं बार बार, आज 70 साल में पार्टियां तोड़ने से, पार्टियां बनाने से क्या आपके पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान में मजबूती आई? क्या पाकिस्तान का निजाम मजबूत हुआ? क्या मौशी तौर पे आज वो इंडिया जहां हम इकट्ठे आजाद हुए थे, आज इंडिया कहाँ पे खड़ा है? ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। माजी में भी हुआ था तो गलत हुआ था, आज भी हो रहा है तो गलत है। आप इस वक्त सूरत ये है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि मौशी तौर पर हम उस थाने पे खड़े हैं। आज आप देखिए कि वो आपका डॉलर, अल्लाह ना करे, जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, जिस स्पीड से आपके इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप मौशी तौर पे मुस्तकम होंगे तो मामला को आगे ले चलेंगे। हमारा तो मुखालिफ, हमारा जो दुश्मन है वो ये चाहता है कि हम मौशी तौर पर इतने बुरे हालात हो जाएं कि यहाँ पर हालात किसी के कंट्रोल में ना रहे। जिन लोगों में फिर अपने फिक्र में आने लगा हूँ, जो 9 मई को हुआ, जो 10 मई को हुआ, बिल्कुल गलत। जिन लोग जो मुलव्वस से नहीं होना चाहिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है बसरा साहब, ये इमरान खान साहब को प्लीज समझाइएगा ये सारी बातें हैं कि जी डॉलर कहाँ चला गया है, और उनसे कहें कि मुल्क में इंतशार फैलाना और इस किस्म की बातें करना बंद करें, लोगों को जो है बेरा रवि का शिकार ना बनाएं। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।